हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एक क्विक रिवीजन की फॉर्म में कराया जाएगा। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक आइडिया लेंगे कि इस चैप्टर में मेन है क्या, किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे पूरे तरीके से पढ़ने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए इसे कंटिन्यू करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है केमिकल रिएक्शन। सो पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है? अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस in which one or more substances, also called reactants, are converted to one or more different substances known as products. Substances are either chemical elements or compounds. So इस डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट करते हैं, जिन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। वो रिएक्ट करते हैं, उनमें रिएक्शन कराई जाती है जिससे कि वो कन्वर्ट होते हैं अदर एलिमेंट्स में जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनसे कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं। उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट्स। वो सब्सटेंस केमिकल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, केमिकल कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस फेरिक ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन में। सो यहाँ पे एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो एल्यूमिनियम से ही बना है बट ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड जो कि कंपाउंड था वो दूसरी साइड RHS में प्रोडक्ट वाली साइड जाके एक सिंपल एलिमेंट रह गया आयरन। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो हम कहेंगे कि ये है एक केमिकल रिएक्शन। एक चीज़ याद रखने वाली है कि अगर कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो वहाँ पे एक केमिकल चेंज ज़रूर होगा। बिना केमिकल चेंज के कोई केमिकल रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अब नेक्स्ट कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 4 चीज़ें हमें गिवन है बुक में, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला चेंज इन स्टेट। स्टेट से मतलब क्या है? स्टेट 3 टाइप्स के होते हैं, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। एक और टाइप का स्टेट इसमें पढ़ेंगे, एक्वस, जिसको हम AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्वस का मतलब क्या है? एक्वस का मतलब है सॉल्यूबल इन वाटर। सॉल्यूबल इन वाटर से मतलब है कि वो डिज़ोल्व होगा पानी में। जैसे अगर ब्राइन ले, ब्राइन क्या होता है? ब्राइन NaCl को पानी में मिलाते हैं तो उसे हम ब्राइन कहते हैं। तो इसमें ये सॉल्यूबल इन वाटर होता है, तो ये जो होगा ये सॉल्यूशन एक्वस होगा। अब नेक्स्ट बात आती है इसके एग्जाम्पल्स की। सो NH3 अमोनिया प्लस HCl जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो बनता है अमोनियम क्लोराइड। सो इन दोनों की प्रॉपर्टी और इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होगी। और दूसरा ये चेंज इन स्टेट है, तो यहाँ पे देखना ये गैसियस स्टेट में है अमोनिया, गैसियस स्टेट में हमने HCl लिया है, लेकिन जो प्रोडक्ट बना है वो बना है सॉलिड स्टेट में। दूसरी बात आती है चेंज इन कलर की। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर में जैसे उसका कलर चेंज हो जाए, जैसे रिएक्शन में कराते वक्त रिएक्टेंट्स में उसका कलर कुछ और था बट जब प्रोडक्ट बना तब उसका कलर कुछ और हो गया। जैसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 आयरन
प्लस कॉपर सल्फेट की जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है अपने इस कंपाउंड से, और आयरन जो है वो कॉपर की जगह ले लेता है और बना लेता है आयरन सल्फेट। तो अगर यहाँ देखें तो सॉल्यूशन में पहले कलर ब्लू था, बट जब आयरन सल्फेट बना तब उसका कलर ब्राउन या फिर रेडिश ब्राउन हो गया। इस रिएक्शन को आगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आती है बात एवोल्यूशन ऑफ गैस की। एवोल्यूशन ऑफ गैस कि मतलब कोई भी गैस एवॉल्व हुई है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट होगा ZnSO4 और H2 गैस जो है वो रिलीज होगी। तो इसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, गैस एवॉल्व हो रही है। तो ये हम कहेंगे कि इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट बात आती है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर से ये मतलब नहीं है कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है। तो चेंज इन टेम्परेचर जैसे एग्जाम्पल है जिंक प्लस HCl। अभी इस एक्वा स्टेट की बात की थी तो यहाँ HCl को हमने एक्वा स्टेट में लिया है, मतलब ये HCl पानी में डिज़ोल्व्ड है। इनकी जब रिएक्शन कराते हैं तब जिंक क्लोराइड बनता है, H2 गैस इवॉल्व होती है। ये वाली इसका भी एग्जाम्पल हो सकता था एवोल्यूशन ऑफ गैस का, प्लस हीट भी रिलीज होती है। हीट को हम डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। दूसरा एक और होता है, अगर आप चाहो तो पेपर में लिख सकते हो, मेनली ये 4 तो आपको लिखनी ही है। एक होता है फॉर्मेशन ऑफ PPT, फॉर्मेशन ऑफ PPT है प्रिसिपिटेट। प्रेसिपिटेट सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। इसके बारे में अभी जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ये रिएक्शन होती है तो ये एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो कि सेटल डाउन हो जाता है बॉटम पे, ये डिज़ोल्व नहीं होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक सिंपल सी बात है। जैसे मैंने आपको बोला, अगर हम हमारी क्लास 10th की फर्स्ट एक्टिविटी को देखें तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म होती है वो बताया है। तो अगर मैं इसकी वर्ड इक्वेशन लिखूं तो मैं पूरा मैग्नीशियम का नाम लिखूंगी प्लस ऑक्सीजन, फिर कन्वर्ट होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, मैं पूरा नाम लिखूंगी। बट इसको दूसरा फॉर्म है रिप्रेजेंट करने का, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट्स टू MgO। तो यहाँ पे मैंने उनके सिंबल्स का यूज़ किया है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ केमिकल इक्वेशन आर symbolic representation of a chemical reaction in which the reactants and the products are expressed in terms of their respective chemical formulae। तो ये ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती हैं किसी केमिकल रिएक्शन की जिसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को उनके केमिकल फॉर्मूला की टर्म्स में लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले तो
एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि वाई बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर 9th क्लास में पढ़ा है हो तो उसमें था कि द मास ऑफ एनी एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी एटम का मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ of mass, no atom can be created or destroyed in a chemical reaction. So the number of atoms for each element in the reactant side has to balance and the number of atoms that are present in the product side. In other words, the total mass of the product is formed in a chemical reaction is equal to the total mass of reactant participated in a chemical reaction. इसमें वही कह रहे हैं कि रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट्स जो आउटकम हमें मिलता है उनका मास हमेशा सेम रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये इनका जो मास है दोनों साइड वो सेम रहना असेंशियल है। अगर ये नहीं होगा तो उसे मतलब वो जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ही नहीं करेगा, जो कि एक गलत बात है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है? अ केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms each side in the reactant side is equal to the number of product side is called a balanced chemical equation. मान लो एक इक्वेशन मैं लेती हूँ mg, एक सेकेंड हम पहले वाली स्लाइड पे ही चलते हैं। पहले वाली स्लाइड पे चलते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट्स टू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम यहाँ देखें तो मैग्नीशियम का एक एटम है, हाँ, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो मैग्नीशियम का तो एक एटम है बट यहाँ ऑक्सीजन का तो एक एटम है जबकि यहाँ 2 है। तो ये तो मतलब सही बात नहीं है, तो हमें इसे बैलेंस करना चाहिए। तो अभी इसी बैलेंसिंग को हम सीखेंगे। सो ऐसी जो इक्वेशन होती हैं जो बैलेंस्ड नहीं होती हैं, ध्यान रखना, जो बैलेंस्ड नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन। और जो बैलेंस होती है उन्हें तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते ही हैं। सो यहाँ तक सबको क्लियर है कि दोनों साइड रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स जो हैं एज पर द एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। अब नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड। सो यहाँ पे H2 प्लस O2 कन्वर्ट्स टू H2O वाटर। तो यहाँ अगर हम देखें तो एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर तो 2 हैं हाइड्रोजन के एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन के भी 2 एटम हैं। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट साइड देखें तो हाइड्रोजन के तो 2 हैं, मतलब हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, हमें इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। लेकिन ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड 2 हैं बट जब वो प्रोडक्ट में जाता है तब उसका एक एटम रह जाता है। तो ये क्या है, एक स्केलेटल इक्वेशन है बट हमें इसे कन्वर्ट करना है केमिकल इक्वेशन में। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि हम हमेशा नॉन मेटल से स्टार्ट करते हैं। अगर कभी मेटल और नॉन मेटल के कंपाउंड्स दे रखे हों या कुछ भी दे रखा तो हम हमेशा नॉन मेटल से बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तो दोनों ही नॉन मेटल हैं तो हम स्टार्ट करेंगे, किसी से भी करते हैं। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन तो बैलेंस है तो हम हाइड्रोजन के साथ पहले नहीं करेंगे,
हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। सो पहले बैलेंसिंग को एक बार समझते हैं, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट्स टू H2O। अगर यहाँ पर देखो तो ऑक्सीजन के 2 हैं, हमें यहाँ पर 1 है, हमें यहाँ भी 2 करना है। तो हम क्या करते हैं, इनकी नीचे साइड नहीं लगाते हैं। हम कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे साइड नहीं करते हैं। हम हमेशा अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट के आगे, अगर पूरा कंपाउंड है तो कंपाउंड के आगे वो नंबर लिखते हैं। तो अगर 1 से हमें कुछ मल्टीप्लाई करना है कि 2 बन जाए तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस है हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कि हमारे पास 2 बने। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट अगर यहाँ ध्यान से देखें तो चलो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2-2 हो गए, बट हाइड्रोजन तो 4 हो गए। अब क्या करें, तो यहाँ पे हम इसके आगे भी 2 लगा देते हैं, तो ये 4 हो गए। अब ज़रा एक बार काउंट करो, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। तो इस टाइप से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। सो अब अदर एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे आयरन प्लस वाटर कन्वर्ट्स टू फेरिक ऑक्साइड प्लस H2। तो यहाँ पे आयरन 1 है बट यहाँ पे 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ अगर देखो तो ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। सॉरी। तो हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे इसके आगे आयरन के, और फिर अगर हम देखते हैं तो ये तो कन्वर्ट मतलब ये जो है ये तो बैलेंस हो गया। तो हमने आयरन को तो बिल्कुल अच्छे से बैलेंस कर लिया। बट अभी हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन को बैलेंस करना भी बाकी है। तो अब ऑक्सीजन के लिए क्या करते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो 1 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 3 ऑक्सीजन बन जाए। तो हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आगे कर दिया, ऑक्सीजन हो गई। बट अगर हम यहाँ देखें तो 3 2 ज़ा 6, हाइड्रोजन के तो 6 हो गए एटम। अब क्या करें, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन के आगे 3 लगा दिया, तो 3H2, तो ये हो गया 6, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो इस टाइप से हम किसी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। बाकी के एग्जांपल्स आप खुद देख लेना, ये एक क्विक रिकैप है। तो अब नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मेनली क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक बार इसे देख लेते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप इन सबको पढ़ लेना, मैं आपको एक क्विक रिकैप की फॉर्म में पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड या फिर एलिमेंट्स, नॉट ओनली कंपाउंड्स, नॉट ओनली एलिमेंट्स, बट कोई भी कंपाउंड या फिर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, सिंगल मोर देन 1 या फिर 1 कंपाउंड बनाने के लिए या एलिमेंट। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे A + B कन्वर्ट्स टू AB दे रखा है, तो यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट्स लिए हैं, दोनों को कंबाइन कराया है और एक कंपाउंड बना है AB। इससे रिलेटेड अभी आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक सिंपल सा लॉजिक है, वो समझना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, एक प्रोडक्ट को हीट,
इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू सिंपलर वंस, सिंपल फॉर्म्स में। जैसे ए बी प्रोडक्ट बना था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, उसको जब हमने हीट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करवाया तो वापस वो अपने असली जो भी रिएक्टेंट्स थे उनमें आ गया ए प्लस बी। सो इसी को कहते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। अब आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मेटल हायर रिएक्टिव होगा किसी दूसरे मेटल से, वो उस मेटल को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी सी कन्वर्ट्स टू ए सी प्लस बी। अब अगर यहाँ पे देखो तो इस ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया है। इसका मतलब कि ए जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है बी से। बट अगर मान लो मैं करती, अभी इसे मान के चलो कि ए ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अगर मैं इसे करती बी प्लस ए सी, तो ये रिएक्शन कभी हो ही नहीं पाती। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, बिकॉज ए तो ऑलरेडी ही स्ट्रॉन्ग है, वो डिस्प्लेस नहीं हो सकता, बी उसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अगर बी उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता तो वो उसे डिस्प्लेस कर देता। नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। आयंस का एक्सचेंज, आयंस दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो इन्हीं का एक्सचेंज होता है। इसे अभी आगे और डिटेल में समझेंगे। अच्छा, इसे दूसरा तरीका मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, और जो डबल डिस्प्लेसमेंट है वो तो डबल ही है। यहाँ पे किसी एलिमेंट प्लस कंपाउंड्स का रिएक्शन हो रहा है और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट साइड भी कोई एलिमेंट और कंपाउंड ही बन रहा है। बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कंपाउंड प्लस कंपाउंड कन्वर्ट्स टू कंपाउंड प्लस कंपाउंड, मतलब कंपाउंड्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रही है और यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इस टाइप से ये छोटी सी ट्रिक है जो आपको हेल्पफुल होगी इनके बीच का डिफरेंस याद करने में। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में कुछ चीज़ें हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। ऑन द अदर हैंड, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है एंड हाइड्रोजन का एडिशन होता है। इसको अभी हम देखेंगे और डिटेल में। इन सारी रिएक्शंस को अभी हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, वो या तो एलिमेंट होंगे या कंपाउंड होंगे, कंबाइन होते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये अभी देखा था, ए प्लस बी कन्वर्ट्स टू ए बी। इसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमने अभी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ लिया है, तो हम किसी भी रिएक्शन को विदाउट बैलेंस करे नहीं छोड़ेंगे, ऐसे आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं। सो इस टाइप से हम विदाउट बैलेंसिंग के किसी भी केमिकल रिएक्शन को नहीं छोड़ेंगे। फिर इसके एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहाँ आपकी बुक में दे रखा है वहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि कहाँ कहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, उन्हें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके देखेंगे। बर्निंग ऑफ कोल।
कोल की बर्निंग, कोल यानी कोयला। अगर आपको पता हो कि कोल जो है, कोल एक कार्बन कंपाउंड है, प्योर कार्बन कंपाउंड, सो इसका सिंबल सी होता है। तो अगर कभी भी हम वेट अ मिनट, अगर कभी भी हम कोल को इन द प्रेजेंस ऑफ O2 बर्न करते हैं तो ऑलवेज CO2 फॉर्म होती है। ऑलवेज याद रखना, हमेशा कोल को बर्न करने पे CO2 फॉर्म होती है। यह आपको सिर्फ अभी नहीं, कार्बोनेट्स कंपाउंड वाली चैप्टर में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। बर्निंग ऑफ कोल से मतलब कंबशन है, और कंबशन में हमें पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है कंबशन। सो इसलिए इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराई है। फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर कैसे फॉर्म होता है। सो इतना तो हमें पता है कि वाटर H2 + O2 हाइड्रोजन गैसेस और ऑक्सीजन गैस से बना होता है, और H2O कन्वर्ट होता है H2O में। सो इस टाइप से फॉर्मेशन ऑफ वाटर होती है। फिर नेक्स्ट आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं, व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मीन्स एग्जिट, थर्मिक मीन्स हीट। सो जब हीट एग्जिट होती है, रिलीज होती है, उस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्टेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, प्लस जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिटेल में पढ़ लेना। फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस होती है मीथेन, CH4। सो जब इसे हम बर्न करते हैं तो CO2 + H2O का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और वाटर का फॉर्मेशन होता है। बर्निंग से मतलब ऑलवेज कंबशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए हमेशा कंबशन यानी बर्निंग में हम उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। दूसरा रेस्पिरेशन, जब एनर्जी फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में, रेस्पिरेशन, तो हमें पता है कि ग्लूकोज जो है वो C6H12O6 की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है, प्लस जब उसे ऑक्सीजन मिलती है तब वो CO2 रिलीज़ करता है, वाटर रिलीज़ करता है, प्लस एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज़ होगी, एनर्जी भी रिलीज़ होगी, तभी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हुई इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी और हीट कुछ भी। एक दूसरा एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जब कभी भी जो वेजिटेबल मैटर है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट होता है, उस समय भी हीट इवॉल्व होती है, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जब कोई कंपाउंड जो है वो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जैसे NaCl को जब हीट प्रोवाइड की गई है तो सोडियम और क्लोरीन में वो कन्वर्ट हो गया है, तो इस टाइप से वो सिंपलर सब्सटेंसेस में, मतलब जिससे वो बना था उसी में ब्रेक डाउन हो गया है। अब इसके टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो फर्स्ट टाइप है थर्मल डीकम्पोजिशन। व्हेन सब्सटेंस डीकम्पोजेस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल से ही समझ आ रहा है हीट। जब हीट की प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन होगा तो वो होगा थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड स्टेट में है, उसको जब हीट करते हैं तो वो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज हो रही है। यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है।
यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, कॉपर कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है प्लस कॉपर ऑक्साइड बनती है। ये जो आपको डार्क ग्रीन कलर में दिख रही है वो है कॉपर ऑक्साइड, नॉट डार्क ग्रीन, इट इज ब्लैक। इलेक्ट्रोलिसिस, अब आता है इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इसे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रोलिसिस से ही समझ आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन होता है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें वाटर में एक कैथोड दूसरी एनोड पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को लगा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं पानी से और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन कलेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ये नेगेटिव है। नेगेटिव इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव। सो यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो अट्रैक्ट हो जाएगा नेगेटिव की तरफ एंड नेगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी अगर H2O है तो ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन अट्रैक्ट हो जाएगा एनोड की तरफ एंड हाइड्रोजन जो है जो कि पॉजिटिव होता है वो अट्रैक्ट हो जाएगा कैथोड की तरफ। सो इस टाइप से H2O का डीकम्पोजिशन होता है। नेक्स्ट आते हैं फोटोइलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, फोटो मीन्स सनलाइट, सन से आने वाली लाइट, उसकी मदद से जब भी डीकम्पोजिशन होता है तो उसे कहते हैं फोटोकेमिकल या फोटोइलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। जैसे AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम धूप में रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन अलग हो जाता है। इसका कलर ब्लैक होता है, बट जब ये फॉर्म होता है तो इसका कलर सिल्वर होता है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे Fe प्लस CuSO4 कन्वर्ट्स टू FeSO4 प्लस Cu, हमने अभी पढ़ा था। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन पानी में मिक्स है, जब इसमें हमने आयरन का ब्लेड डाला तब आयरन जो कि हाई रिएक्टिव था वो इस पानी में डिज़ोल्व हो गया और जो कॉपर जो सल्फेट सॉल्यूशन से हट गई वो उस आयरन के ब्लेड पे कलेक्ट हो गई और इसका कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट आते रिएक्टिविटी सीरीज़। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करना ज़रूरी है, इसकी मदद से ही आप जो हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कर पाएंगे। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। जैसे यहाँ पे AB था और यहाँ पे CD था, तो मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है एंड ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इनका बॉन्ड कुछ इस टाइप से शो होगा। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट के बारे में भी पढ़ते हैं। प्रेसिपिटेट PPT, जिसके बारे में अभी स्टार्टिंग में देखा था। ये PPT कुछ इस टाइप से होता है। ये इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है, जब लिक्विड सॉल्यूशन में आता है ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो डिज़ोल्व नहीं होता है बट बॉटम में
सेटल हो जाता है।